Birla Hospital, RBH Jaipur. I welcome you for another Facebook Live session of the hospital. आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग, जिसको हम कॉमनली कहते हैं असामान्य गर्भाशय में ब्लीडिंग। ये टॉपिक बहुत ही कॉमन होता जा रहा है, बट सेकेंडली ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोग या फीमेल्स इसके बारे में डिस्कस करना नहीं चाहती। एक सोशल स्टिग्मा है, अनकंफर्ट फीलिंग है, और इसी टॉपिक को थोड़ा सा डिटेल में समझाने के लिए और क्या क्या प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं इसको लेके हमारे साथ हैं डॉक्टर विभा, जो हॉस्पिटल की सीनियर गायनाकोलॉजिस्ट हैं एंड शी इज वेरी एक्सपीरियंस्ड इन दिस फील्ड. Thank you, Dr. Vibha, for coming to this Facebook live session and giving your time. Thank you so much. My pleasure. मैम, सबसे पहले तो हम आपसे पूछना चाहेंगे कि एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग होती क्या है? पहले मैं डिफाइन कर दूं नॉर्मल क्या होती है। नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग होती है जिसमें 24 दिन से लेके 38 दिन के बीच की जो साइकिल होती है दैट इज नॉर्मल। अगर 24 दिन से कम है या 38 दिन से ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है किसी फीमेल को तो वो एबनॉर्मल हो जाता है। ये तो बात हुई ड्यूरेशन की। सेकंड होता है कि कितने दिन तक चलती है। 2 दिन से लेके 8 दिन तक के जो पीरियड ड्यूरेशन होता है दैट इज नॉर्मल, बट लेस देन 2 डेज एंड मोर देन 8 डेज अगर पीरियड चलता है तो दैट इज एबनॉर्मल। और बीच में 2 पीरियड्स के बीच में अगर स्पॉटिंग हो जाती है दैट इज अगेन कॉल्ड एज एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग, जिसको स्पॉटिंग कहते हैं। ओके। और मैम, ये एज ग्रुप से रिलेटेड है ये प्रॉब्लम, या इज देयर एनी स्पेसिफिक एज की इसी एज ग्रुप को ये ज्यादा होती है, या ये पोस्ट मेनोपॉजल, मतलब ये कब ज्यादा होता है? कैन यू जस्ट डिफाइन इसको थोड़ा? एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग किसी भी फीमेल में किसी भी एज ग्रुप में हो सकती है, बट मोस्ट कॉमनली ये प्रेजेंट होती है एडोलेसेंट एज ग्रुप, जो किशोर अवस्था होती है जब प्यूबर्टी शुरू होती है, और दूसरी होती है जब पेरीमेनोपॉजल एज होती है जब फीमेल मेनोपॉज अटेन करने वाली होती है। जो प्यूबर्टी एज ग्रुप होती है उसके अंदर प्रोलॉन्ग्ड पीरियड्स, डिलेड पीरियड ज़्यादा होते हैं, स्कैंटी फ्लो होता है और पेनफुल पीरियड्स होते हैं। जो मेनोपॉज पेरीमेनोपॉजल होता है उसमें एक्सेसिव ब्लीडिंग की कंप्लेंट ज़्यादा होती है, फ्रिक्वेंट पीरियड्स होते हैं और कई बार डिलेड भी होते हैं 3 मंथ्स तक। ये 2 स्पेक्ट्रा जो है ये दोनों में ही सबसे ज़्यादा होता है, बट चाइल्ड बियरिंग एज में भी एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग होने के काफ़ी केसेस होते हैं। मैम, ये प्रॉब्लम जैसे इनफैक्ट ऑलमोस्ट शायद 10 में से शायद कितने लोगों को अगर हम देखें कि ये होती है, हाउ कॉमन इज दिस? अब देखिए ओपीडी में अगर हम देखते हैं तो 40% केसेस जो होते हैं वो एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग से रिलेटेड ही आते हैं। या तो डिलेड पीरियड्स हैं, या फिर बहुत कम स्कैंटी फ्लो हो रहा है, या फिर कई बार इनफर्टिलिटी के जो केसेस होते हैं नेचुरली। अगर ये एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग है तो इनफर्टिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप की जो लेडीज आती हैं वो यूजुअली एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग की कंप्लेन साथ में इनफर्टिलिटी से प्रॉब्लम होती है उनको। तो ये किसी भी एज ग्रुप में कभी भी कैसे भी हो सकती है। मोस्ट कॉमनली इसका स्पेक्ट्रम या तो प्यूबर्टी एज ग्रुप है या फिर मेनोपॉज है। थैंक यू मैम। जैसे मैम ने हमें बताया कि इसका कोई पर्टिकुलर एज ग्रुप नहीं है, ये कभी भी हो सकता है। सो लेट्स फाइंड आउट फ्रॉम मैम कि इसका मेन रीजन क्या है, क्या कॉजेज हैं इस प्रॉब्लम्स के, और व्हाई इट इज सो कॉमन। यूजुअली क्या है, 2 चीज़ें जैसे मैंने बताया था, एक तो कितने दिन तक पीरियड चलता है और दूसरा होता है कितने दिनों पर आता है। तो कितने दिन तक जो पीरियड चलता है वो डिफाइंड होता है यूट्रस से, और कितने दिनों पर आता है डिफाइंड होता है ओवरी से, जिसको अंडाशय कहते हैं। सो 2 अलग-अलग कॉजेज हो गए यहाँ पे। सो फर्स्ट स्टार्ट विद यूट्रस। तो यूट्रस का जो सर्विक्स होता है जिसे माउथ ऑफ यूट्रस कहते हैं, उसके कैंसर में एबनॉर्मल ब्लीडिंग होती है, इंटरमेंस्ट्रुअल स्पॉटिंग होती है, पोस्ट कॉइटल ब्लीड होता है, मींस आफ्टर इंटरकोर्स ब्लीडिंग होती है। सेकेंड कॉज होता है कि पॉलिप हो सकता है, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है। वो होती है जो यूट्रस के अंदर की साइड पे झिल्ली होती है वो मोटी हो जाती है। तो उसको हमें डायग्नोस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली अगर पेशेंट पेरीमेनोपॉजल एज में है या मेनोपॉज अटेन कर चुकी हैं। उस समय अगर एंडोमेट्रियल थिक है तो उसका डीएनसी करके टिश्यू बायोप्सी बहुत जरूरी है, पता करना कि कहीं कैंसर तो नहीं है, क्योंकि उस एज ग्रुप में इसमें कैंसर पाया जा सकता है। थर्ड कॉज कॉमन होता है फाइब्रॉइड। जो फाइब्रॉइड है ये 40% लेडीज के यूट्रस में मिलता है और बिल्कुल एसिम्टोमेटिक होता है। 60% केसेस में ये सिम्टोमेटिक भी हो जाता है। इसके कारण से हैवी ब्लीडिंग हो सकती है। फोर्थ एंड इम्पॉर्टेंट कॉज अगेन एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस यूजुअली जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है वो ओवरी के आसपास होती है, यूट्रस के अराउंड होती है, तो सारा ब्लड वहाँ कलेक्ट होता है। पर अगर यही ब्लड यूट्रस की वॉल में ब्लीड करने लग जाए, जिसको एडिनोमायोसिस कहते हैं हिंदी में, आई डोंट नो इसको क्या कहते हैं, बट
ये एडिनोमायोसिस एक कंडीशन होती है जिसमें यूट्रस एक गेंद की तरह हो जाता है, ग्लोबुलर यूट्रस हो जाता है। वो वाली बहुत ही सिवियर मीन्स काफ़ी पेनफुल और हैवी ब्लीडिंग होती है उस कंडीशन में, उसका ट्रीटमेंट ही ऑपरेटिव होता है। देन वी कम टू ओवरी, ओवरी के अंदर अगर सिस्ट हो जाती है, ओवेरियन सिस्ट काफ़ी कॉमन कॉज होता है डिलेड पीरियड के लिए या अर्ली और फ्रिक्वेंट पीरियड के लिए। डिलेड पीरियड की बात करें तो जैसे यंग गर्ल है तो उसमें पीसीओडी जो कंडीशन होती है दैट इज रिलेटेड टू ओवरी ओनली। सो ओवरी डिसफंक्शन शुरू हो जाता है, एग मैच्योर होते हैं बट वो रिलीज नहीं होते हैं। सो साइकिल जब तक एग रिलीज नहीं होता तो साइकिल स्टार्ट नहीं होती है। तो ये एक बच्चियों में बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है पीसीओडी वाली। एंड देन हार्मोनल ट्रीटमेंट कारण होते हैं, जैसे थायराइड है, किसी को हाइपोथायराइड है तो उसमें हैवी ब्लीडिंग तो नहीं होती बट स्कैंटी फ्लो हो जाता है और जल्दी जल्दी पीरियड भी आते हैं, लेट पीरियड भी आते हैं। प्रोलैक्टिन हार्मोन है, इन ये सब कॉजेज हैं जिसमें मोस्ट कॉमन कॉजेज ये हैं। बट कुछ ऐसी कंडीशन होती है, कभी आपने सुना होगा प्लेटलेट कम हो गया, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया जो कंडीशन होती है उसमें भी कई बार लेट ऑनसेट हैवी ब्लीडिंग होती है पेशेंट को। तो उनको लगता है कि शुरू से तो ठीक था अब हैवी होने लग गया है, तो ये प्लेटलेट एक कारण होता है। कुछ ऐसी मेडिसिन होती है जैसे हार्ट डिजीज है, किसी पेशेंट को हार्ट का ऑपरेशन हुआ है तो वो एंटीकोएगुलेंट ड्रग्स पे होते हैं। एंटीकोएगुलेंट मेडिसिन जो होती हैं वो एक्सेसिव ब्लीडिंग कराती हैं। तो ये मोस्ट कॉमन कॉजेज हैं इसके। मैम एक और चीज आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछना चाहूंगी कि अभी जो हमारी लाइफस्टाइल है दैट इज नॉट सो डिसिप्लिन द वे इट वाज अर्लियर, क्या हमारी लाइफस्टाइल भी इसका इफेक्ट इस प्रॉब्लम को लेके कहीं है या? हाँ, ये है क्योंकि स्पेशली ये जो बच्चे होते हैं मीन्स 14 15 16 इयर्स एज के जो बच्चे हैं वो लोग जंक फूड वगैरह खूब खाते हैं, तो दे आर क्वाइट ओबीज दिस डेज है ना, और फिजिकल एक्टिविटीज भी नहीं होती हैं उनके। तो जो फैट होता है वो फैट ये देख लीजिए बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। जिनके इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है उस बॉडी में एंड्रोजन हॉर्मोन्स बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो ये एंड्रोजन हार्मोन ओवरी पे इफेक्ट करता है और ओवरी पे काम, एंड्रोजन हार्मोन बेसिकली मेल हार्मोन्स होते हैं। ओके। तो हार्मोन से उनकी फंक्शनिंग को ऑल्टर करता है। तो उसमें सेम वही एग बनता है बट रिलीज नहीं होता। तो काफी सारे ओवरी के चारों तरफ छोटे छोटे फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं जिसको सिस्ट कहते हैं। सो पॉली मतलब बहुत सारा एंड सिस्ट मतलब छोटी छोटी गांठें जो होती है, तो पॉलीसिस्ट इसलिए पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज कहते हैं। इसका सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट होता है। हमने देखा है मदर्स बहुत परेशान होकर के आती हैं क्योंकि आजकल अनमैरिड प्रेगनेंसी भी बहुत कॉमन हो गई है। सो इस पीसीओडी बेसिकली डिलेड पीरियड करता है, तो उनको इस बात की बड़ी टेंशन रहती है, जो डायरेक्टली बोल नहीं पाती बच्चे के सामने कि क्या इशू है। बट ये काफ़ी कॉमन कॉज है। बट यूजुअली ऐसे बच्चे काफ़ी ओबीज होते हैं, मोटे होते हैं। सिर्फ काउंसलिंग ट्रीटमेंट होता है, अगर वो बच्चे पतले हो जाते हैं तो उनके पीरियड्स रेगुलर हो जाते हैं। तो थोड़ा सा लाइफस्टाइल का ध्यान रखना जरूरी सो है। फ्रेंड्स आई थिंक हमें मैम ने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बोला है कि सिर्फ जंक फूड से मोटापा नहीं बढ़ता, बट देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स जो हमारी आगे भी लाइफस्टाइल को इफेक्ट लाइफ या हेल्थ को इफेक्ट कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स फाइंड आउट फ्रॉम डॉक्टर विभा कि इसको हम डायग्नोस कैसे करते हैं। अ पेशेंट कमिंग टू यू एंड देन व्हाट आर द थिंग्स यू डू एंड देन यू डायग्नोस ये प्रॉब्लम है। देखिए एक दो साइकिल अगर एब्नॉर्मल होती है तो उसको छोड़ देना चाहिए, बिकॉज उसको इवेलुएट करने की जरूरत नहीं होती है। बट आप अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल को ट्रैक कीजिए। आजकल ऐप हैं इस पे, व्हाट्सएप इस पे सॉरी ऐप प्रेजेंट मेंस्ट्रुअल ऐप हैं, उनको आप फॉलो कर सकते हैं। उसके अंदर आप अपनी डेट वगैरह डालिए तो इवन वो ओवुलेशन भी बताते हैं कि कब हो रहा है ओवुलेशन। तो आप अपने उसको 5 6 मंथ्स की या 3 मंथ्स की ऐसे साइकिल किस तारीख को कैसे आया, कितने दिन तक पीरियड चला है, तो खाली हिस्ट्री से ही हम लोग डायग्नोस कर लेते हैं कि इनको क्या प्रॉब्लम हो सकती है। बट टू कंफर्म दैट प्रोविजनल डायग्नोसिस वी मोस्ट कॉमनली जो होता है वो सोनोग्राफी कराते हैं। वो नॉन इन्वेसिव है तो उसमें कोई इशू नहीं होता। सोनोग्राफी में अगर कुछ मेजर इशू आता है, जैसे मान लो ओवरी में सिस्ट आ गई और वो सॉलिड सिस्ट है, या कुछ ऐसी सस्पिशियस सिस्ट लग रही है, या फिर बहुत सारे फाइब्रॉइड्स हैं यूट्रस में, तो हम लोग उसके लिए एमआरआई या सीटी स्कैन भी एडवाइस कर देते हैं। सो 99% तो सोनोग्राफी से ही डायग्नोस हो जाता है। अगर मान लो मैलिग्नेंसी का डायग्नो वो होता है, डाउट होता है, देन वी गो फॉर सीटी स्कैन एंड एमआरआई। तो बहुत ज़्यादा टेस्ट की भी रिक्वायरमेंट इसमें नहीं होती है। हाँ एक चीज़ जो मेनोपॉजल एज में आजकल जो होने लग गया है, अगर ये कंफर्म करना बहुत जरूरी है क्योंकि कैंसर के चांस पेरीमेनोपॉजल मेनोपॉजल एज में ज़्यादा होते हैं और एब्नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग है, देन वी यूज हिस्ट्रोस्कोपिक गाइडेड एंडोमेट्रियल बायोप्सी। हिस्ट्रोस्कोपी से ले जाकर के अंदर यूट्रस में, ये नॉन इन्वेजिव होता है, थ्रू वजाइना एंड देन सर्विक्स एंड देन यूट्रस को बस देखते हैं
10 टाइम्स लार्जर व्यू हमको स्क्रीन पे मिलता है इनसाइड यूट्राइन कैविटी का। उसमें कुछ भी गड़बड़ कहीं पे ग्रोथ होती है या कुछ ऐसी चीज़ जो सोनोग्राफी में नहीं पकड़ में आती, जैसे पॉलिप होता है, इट्स वेरी कॉमन कॉज ऑफ दिस एब्नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग। उसके लिए पहले के ज़माने में पूरा यूट्रस ही निकाल देना पड़ जाता था। बट आजकल सिर्फ हिस्टोस्कोपी से देख करके उस पॉलिप को निकाल के और मतलब कंप्लीट ट्रीटमेंट हो गया, आपका डायग्नोसिस भी हो गया, ट्रीटमेंट भी हो गया। और ये आजकल ऑफिस बेस होने लग गया है। ऑफिस बेस मतलब नॉट इन ओटी, ओपीडी के अंदर भी डायग्नोसिस होने लग गए हैं इससे। ओके, दैट्स ग्रेट। मतलब अब हम टेक्नोलॉजी हमारे इतनी एडवांस हो गई है कि ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम भी डॉक्टर्स के सपोर्ट से हम जल्दी से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इसकी ट्रीटमेंट भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है अगर राइट टाइम पे अगर हम डॉक्टर के पास जाएँ। मैम आप हमें थोड़ा-सा इसका ट्रीटमेंट और कैसे होता है? क्या इसमें सर्जरी की ज़रूरत होती है अगर आगे एडवांस कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है? सारे केसेस में ज़रूरत नहीं पड़ती है सर्जरी की। सबसे पहले हम लोग हमेशा मेडिकल ट्रीटमेंट देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम तो हार्मोन रिलेटेड ही होती है। जैसे जी। ओवरी फंक्शनिंग नहीं हो रही है, तो फीमेल हार्मोन्स देखिए एटलीस्ट हम लोग टाइम बाय करते हैं और एक पीरियड रेगुलर साइकिल आ जाता है, तब तक जैसे एक मोटा बच्चा है जिसके पीरियड ठीक से नहीं आ रहे हैं, जी। तो 3 महीने तक हम उसको हार्मोनल ट्रीटमेंट देते हैं और मीनवाइल उसको बोलते हैं कि 3 महीने आप पतली हो जाओ। तो उसकी पीरियड भी 3 मंथ्स के लिए आ गई, वो मोटिवेटेड भी है। जी। और पीरियड जब पतली हो जाती है तो उसको हमारे पास आती नहीं है फिर वो, मतलब उसके पीरियड्स रेगुलर हो गए। तो ये हार्मोनल ट्रीटमेंट जो होते हैं वो फीमेल और मेल हार्मोन्स होते हैं और आजकल बहुत अच्छी इनकी टैबलेट्स आ गई हैं जिनके साइड इफेक्ट्स बिल्कुल नहीं होते हैं। ओके। पहले के टाइम पे हाई डोजेस होती थी इनमें, हार्मोन्स होते जो हाई डोज, उनके साइड इफेक्ट्स बहुत होते थे। तो बड़ी कॉमन मेथड होती थी कि सीधे मोटापा हो जाएगा, बट आजकल जो हाँ, ये मेडिसिन आ रही हैं हुँ, उसमें ये चीज़ नहीं है। सो एक तो ये है। दूसरा होता है कि अगर एक्सेसिव ब्लीडिंग 1 या 2 साइकिल के लिए होती है तो एक ट्रांएक्सामिक एसिड करके एक टैबलेट आती है, वो टैबलेट हम पेशेंट को देते हैं फॉर द मीनवाइल, क्योंकि सब पेशेंट को ज़रूरत नहीं होती हार्मोन्स की। तो उससे एक बार को हम लोग स्टॉप कर देते हैं ब्लीडिंग को। एंड देन इम्पोर्टेंट थिंग ये होता है जिसको एब्नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग है, एक्सेसिव ब्लीडिंग है, उन लोगों को एनीमिया भी होता है। ओके, तो उसके लिए आयरन की टैबलेट के साथ में देते हैं ज़रूरी कि है। हाँ, डिपेंडिंग ऑन कि कितना, अगर बहुत ज़्यादा कम है तो फिर हम लोग आईवी आयरन देते हैं उनको। आईवी मतलब इंजेक्टेबल आयरन्स। ओके, ये मेन होता है, बट सर्जिकल जो होता है वो काफ़ी कम इंडिकेशन है। ऐसा नहीं है कि अगर एब्नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग है, क्योंकि काफ़ी फीमेल्स डर के हमारे डॉक्टर के पास आती नहीं है हुँ, कि वो सर्जरी बता देंगे। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि सारे केसेस के लिए अपने को सर्जरी की ज़रूरत होती है। कुछ ही केस है, जैसे फाइब्रॉइड है, बहुत सारी 40% लेडीज़ के यूट्रस में मिलेगा, पर उसमें से बहुत कम केसेस में ही उसके सिम्पटम्स होते हैं। मेजर सिम्पटम जो होता है वो उसका होता है ब्लीडिंग, एक्सेसिव ब्लीडिंग, पर कोई ज़रूरी नहीं कि वो फाइब्रॉइड के कारण ही हो। तो पहले तो ये डायग्नोस करना पड़ता है कि फाइब्रॉइड के साथ और क्या-क्या है। फाइब्रॉइड तभी ज़्यादा ब्लीड करेगा जब वो जो इंटरनल झिल्ली जो बताई थी मैंने, जी, एंडोमेट्रियम को अगर टच कर रहा है, देन ओनली दिस फाइब्रॉइड शुड बी रिमूव्ड। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हर फाइब्रॉइड, अगर कई बार आते हैं पेशेंट, मैडम बच्चेदानी में गांठ है, और गांठ कितनी होती है 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर के, इससे मुझे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है। पर वो इतना छोटा फाइब्रॉइड कभी भी इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग का कॉज नहीं होता है। सो देयर मे बी मल्टीपल कॉजेज इन अ फीमेल इन अ सिंगल पेशेंट, बट उसको हमको ट्राइजिंग करनी होती है। वी कैन से ट्राइजिंग कि इस पेशेंट को सर्जरी की जरूरत है या नहीं। सिर्फ उसी को जरूरत पड़ेगी जो मेडिकल ट्रीटमेंट में एक बार फेल हो गया है। बाकी इसकी सर्जरी के लिए लैप्रोस्कोपिक सर्जरी आजकल आ गई है, तो बहुत ही एक दिन में सर्जरी करके हम अगले दिन छुट्टी कर देते हैं। फीमेल्स को सबसे ज़्यादा बेड रेस्ट का डर रहता है कि सर्जरी हुई तो बेड रेस्ट होगा, पर 7 दिन से ज़्यादा का बेड रेस्ट नहीं है। 2 घंटे हाँ, के बाद तो हम बेड से उठा देते हैं, अपने आप ही ओके, पेशेंट जाके यूरिन करके आता है। सो आजकल जितनी लेटेस्ट डेवलपमेंट हो गई है जी, सर्जरी में, तो उसमें डरने की उससे ज़रूरत नहीं है। बॉटम लाइन है कि सफ़र नहीं करना है। ब्लीडिंग से आपको एनीमिया होगा, एनीमिया से चिड़चिड़ाहट होगी, थकान होगी, आपको किसी काम में मन नहीं लगेगा, इवन मेमोरी लॉस भी होता है। ओके, और फिर बीइंग अ फीमेल वुमन ऑफ द हाउस, आपको घर में एक हार्मनी बनानी कि आपकी वो जिम्मेदारी भी आपकी होती है। जी, तो बेटर होता है कि आप स्वस्थ रहें और डरें बिल्कुल नहीं। बेटर रहेगा जब भी आपको ऐसा हो तो इमीडिएटली आप अपने डॉक्टर को कांटेक्ट करें। और वो पुराने ज़माने होते थे जब इतना सारा कुछ अच्छा हुँ, मेडिसिन भी नहीं होती थी, और ऑपरेटिव तो सिर्फ एक ही चीज़ होता था, पेट को खोल के बड़े कांटे से, बड़े कट से ही सर्जरी होती थी। पर अब लेप्रोस्कोपी से होने लग गई है, तो जब सर्जरी करके पेशेंट फ़ॉलो-अप में आते हैं तो बोलते हैं मैडम मैं उससे पहले इतना डर रही थी और अब मैं इतना खुश हूँ, मुझे नहीं पता था कि ये सर्जरी इतनी इतनी सिंपल भी हो सिंपल सकती होती है। है। अ, मैम ने हमें बताया कि सर्जरी भी इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, हम हमारी रूटीन लाइफ से वापस जुड़ सकते हैं।
द ओनली बॉटम लाइन जो मैम के साथ डिस्कशन में ये समझ में आया कि हमें इस सिम्टम को इग्नोर नहीं करना चाहिए। हमें थोड़ा सा भी लगे कि वी आर इरेगुलर, मैम ने तो बहुत अच्छी तरह से बता दिया कि हम सेल्फ भी इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं थ्रू सम एप्स। एंड जो झिझक है हमें कि हम जाके किसी को बोल नहीं पाते हैं, हम सेल्फ इसको एसेस कर सकते हैं, देन वी शुड गो टू अ डॉक्टर, स्पीक टू हर, एंड इस चीज को हम जल्दी से जल्दी सॉल्व करें। हम थोड़ा मैम से ही पूछना चाहेंगे कि अभी भी हम इस मॉडर्न एज में हैं, पर इस प्रॉब्लम को लेके कुछ मिथ्स होंगे जो बहुत कॉमन लेडीज फॉलो करती होंगी, उसके बारे में अगर आप थोड़ा हमें बताएं, सो दैट हमारी ऑडियंस और हम इसको अवॉइड करें और इस मिथ को हटाएं कि इसको लेके क्या मिथ्स हैं। एक तो ये है कि सबसे बड़ी मिथ तो ये रहती है कि जो ये ब्लीडिंग हो रही है ये अंदर की गंदगी खत्म कर रही है। जी। तो इट्स नॉट लाइक दैट, ये कहीं बॉडी से आपकी कोई गंदगी नहीं लेके आ रही होती। यूट्रस के अंदर जो मेम्ब्रेन होती है जी, सिर्फ सही है, वही ये ब्लीड बहुत कर रही होती है। और अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग डिपेंड करता है कि वो थिकनेस कितनी है। नॉर्मल की बात कर रही हूँ मैं, तो जिसकी जितनी ज्यादा थिक ज्यादा होगी मेम्ब्रेन झिल्ली, उतनी ज्यादा ब्लीडिंग होगी। बट अगर कोई पैथोलॉजी है तो फिर वो एबनॉर्मल हो जाएगी। तो सबसे जी। बड़ी मिथ तो ये कि क्लीनिंग होने दो, हाँ। ये क्लीनिंग हो रही है, क्लीनिंग होने दो, जस्ट इग्नोर इट। तो एक तो ये मिथ आप खत्म कीजिए। दूसरा ये होता है कि किसी के डिलेड पीरियड होता है तो पेशेंट आके बोलते हैं मैम आप तो ना कुछ भी करो, आप है ना हमारी क्लीनिंग कर दो, डीएनसी कर दो, क्योंकि ये जो अंदर इकट्ठा हो रहा है उसके कारण मेरा मोटापा बढ़ रहा है, मेरा पेट बढ़ रहा है। इसका ऐसा नहीं होता है। इसी जब तक आपके पीरियड नहीं आएंगे ना तब तक फ्लूइड रिटेंशन होता है बॉडी में। जी। तो जैसे ही पीरियड आ जाता है वो फ्लूइड भी रिलीज हो जाता है बॉडी से, तो आप अपने आप को हल्का फील करते हैं। तो हर मंथ ये साइकिल सबकी चलती है, पर कई बार ये जो चेंज होता है ये इतना परसीव नहीं होता है। पर अगर पीरियड डिले होने लग जाता है तो ये परसीव होने लग जाता है। जैसे ब्रेस्ट पेन होने शुरू हो जाएंगे, हाथ पाँव में स्वेलिंग भी आने लग जाती है, और नेचुरली ब्लॉटिंग सेंसेशन, ये सब कुछ होता है। बट दैट इज नॉट रिलेटेड टू अमाउंट ऑफ ब्लड विच शुड बी रिलीज। तो ब्लड से इसका कोई लेना देना नहीं है। तीसरी चीज है, कभी जैसे किसी पेशेंट को हम ऑपरेटिव बताते हैं कि आप यूट्रस, इसका अभी कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं हुआ, ले चुके हैं आप, तो अब इसका फाइनल आपको यूट्रस रिमूव करना है, तो उनको मिथ ये रहता है कि हमारी सेक्सुअल लाइफ खराब हो जाएगी। बट इट इज नॉट लाइक दैट, बिकॉज यूट्रस का सेक्सुअल लाइफ से कोई लेना देना नहीं होता, और इस सर्जरी में सिर्फ यूट्रस ही निकलता है, नॉट योर विजाइना। सेक्सुअल फंक्शनिंग के लिए विजाइना इज देयर, बट खाली और खाली यूट्रस निकालते हैं। एक और मिथ है जो हर पेशेंट कहता है, मैम जब निकाल ही रहे हो तो ओवरी को भी निकाल दीजिए। पेशेंट बड़ा डिमांडिंग हो गया। डिमांडिंग हो गए हैं, तो उनको लगता है कि हमारी मदर के जब हुआ था ना उस जमाने में, तो उन्होंने ओवरी भी निकाल दी थी। देखिए पुराने जमाने में हेल्थ अवेयरनेस इतनी नहीं होती थी, फीमेल्स को ये ओवेरियन कैंसर डायग्नोस बहुत लेट हुआ करता था, तो उसमें डेथ हो जाती थी। तो एक कॉन्सेप्ट था कि आप जब निकाल रहे हैं तो टेक इट आउट, ओवरी भी निकाल दें। आफ्टर 40 वो लोग ओवरी निकाल देते थे, क्योंकि मेलिग्नेंसी डायग्नोस होगी नहीं, पेशेंट हमारे पास आएगा नहीं। आजकल तो देखिए ईयरली चेकअप हो जाता है, 2 साल पे नहीं, 3 साल पे नहीं, किसी न किसी कारण से तो सोनोग्राफी हो ही जाती है। तो ओवरी को चेक हो जाती है कि कैसे किस स्टेटस में है। तो नाउअडेज जो कैंसर सोसाइटी का जो हमारे पास रिकमेंडेशन आई है कि टिल द एज ऑफ 70 इयर्स आप ओवरी मत निकालिए, क्योंकि ओवरी स्लाइटली फंक्शनिंग रहती है टिल 70 इयर्स तक भी। तो 50 साल पे भी, 45 पे, 55 पे आई डोंट रिमूव ओवरीज, बिकॉज ओवरी जो होती है, अंडाशय जिसको बोलते हैं, वो ईस्ट्रोजन हार्मोन निकालती है। इस हार्मोन का जो मेन फंक्शन रह जाता है मेनोपॉज के, पेरी मेनोपॉज या पोस्ट मेनोपॉज में, बोन हेल्थ। बोन जो होती है वो, देखा पुराने जमाने में लोग झुक जाते थे ना, बैक बैंड हो जाती थी, काफी जो दादी टाइप की जो झुकने, क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता था उनके। जी, तो उस ऑस्टियोपोरोसिस को थोड़ा प्रिवेंट किया जा सकता है, ओवरीज देयर इनसाइड योर बॉडी। सो ये ओवरी ईस्ट्रोजन हार्मोन निकालती है, एंड दैट हेल्प्स कैल्शियम टू गेट डिपॉजिटेड इनसाइड द बोन। तो बोन के अंदर डिपॉजिट होगा कैल्शियम, तो बोन स्ट्रेंथ रहती है। तो ये ओवरी को निकालना, मत अपनी तरफ से मत बोलिए, ओवरी तभी निकलनी चाहिए जब उसमें कोई पैथोलॉजी लगती है या कुछ ऐसी सिस्ट है। इवन हम लोग तो सिस्ट भी प्रेजेंट होती है तो सिस्ट निकालते हैं खाली, ओवरी को फिर भी वी ट्राई टू सेव एट एनी कॉस्ट, सो निकालते हैं। एक और चीज होती है कि मान ली खाली आप यूट्रस निकाल दें, कुछ ऐसे भी आते हैं गूगल पेशेंट्स, खाली आप यूट्रस निकाल दें, आप ट्यूब एंड ओवरी दोनों छोड़ दीजिएगा। ओवरी का तो वी आर रियली हैप्पी, बट जो ट्यूब होती है, देखिए आउट ऑफ 10 टाइप्स जो कैंसर होते हैं ओवरी के, उसमें से 2 टाइप के कैंसर्स की, 2 या 3 टाइप के कैंसर्स की जो सेल्स आती हैं वो ट्यूब से ही आती हैं। सो जब ये सर्जरी हो ही रही होती है तो वी रिमूव दैट ट्यूब ऑल्सो, क्योंकि ट्यूब का कोई फंक्शन नहीं बचता है बॉडी के अंदर। उसका काम तो होता है ओवरी से एग को लेके, और फर्टिलाइजेशन ट्यूब के अंदर होता है, एंड देन बेबी को यूट्रस में इम्प्लांट करना। सो आप अगर 40 के फैमिली कंप्लीट हो गई है, यू आर मोर देन 40 इयर्स ऑफ एज, इस केस में हम लोग ट्यूब निकाल देते हैं, क्योंकि हाँ
सो दैट ये हम इसको कॉम्प्लीमेंट्री सर्जरी भी कह सकते हैं, बिकॉज इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ द हिस्टेक्टमी, बट इस ट्यूब को निकालने से एक फायदा रहता है कि ओवरी में जो कैंसर के दो या तीन तरह की सेल्स होती हैं जो निकलती हैं, उनको निकाल दिया जाता है। और दूसरा ये होता है कि कई बार ये अंदर पानी भर जाता है इसके अंदर, इसको हाइड्रोसेल्फेंस कहते हैं, उसके लिए एक अलग से सर्जरी करनी पड़ जाती है फिर। तो जिस चीज का बॉडी में काम नहीं है उसको हटा दिया जाता है, और जो जरूरी है ओवरी है जैसे उसको अंदर छोड़ देते हैं। एंड देन लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के कुछ फायदे मैं जरूर यहाँ पे बताऊंगी कि उसमें एक तो ब्लड लॉस नहीं होता है, कट एंड सील होता है, सील एंड कट, पहले सीलिंग होती है देन काटते हैं उसको, तो ब्लीडिंग नहीं होती है। दूसरा क्या होता है, सील करने से नर्व एंडिंग्स भी खत्म हो जाती हैं, तो पेन नहीं होता है। दो चीजें हो गई। तीसरी चीज है कि पेट पे तो छोटे छोटे कट आते हैं, 5 mm और एक 1 सेंटीमीटर का आता है। 2 घंटे के बाद आप जब खड़े होके खुद ही टॉयलेट जा रहे हैं, उसके 2 घंटे के बाद आपको खिलाना पिलाना शुरू कर दिया है, तो रेस्ट की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है जी। अगले दिन छुट्टी हो जाती है 24 आवर्स में। अगर कोई साथ में और कोमॉर्बिडिटी नहीं है तो फिर हम अगले दिन 24 आवर्स में हम लोग छुट्टी कर देते हैं। सिंस इसमें क्या बहुत छोटे छोटे कट आते हैं, तो पेट एक्सपोज नहीं होता है एनवायरनमेंट पे, तो पोस्ट ऑपरेटिव एंटीबायोटिक हम लोग नहीं देते हैं, उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, सो इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम होते हैं। हीमोग्लोबिन यूजुअली क्या होता है, इसका इंडिकेशन सर्जरी का एक्सेसिव ब्लीडिंग, हीमोग्लोबिन लो होता है, तो 9 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन पे हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूज नहीं करते हैं, और उस पर आराम से सर्जरी हो जाती है। सो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से बच रहे हैं आप, क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी रहती है। अंग्रेजों ने इस चीज को इन्वेंट किया है, 7 दिन के बाद वो लोग अपने ऑफिस वर्क पे चले जाते हैं इसलिए। और आजकल न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, किसी के पास टाइम नहीं है कि आके आपको 3 महीने का जो पहले रेस्ट हुआ करता था उसको इसमें बाईपास कर दिया। थैंक यू डॉक्टर विभा। वी रियली थैंकफुल टू डॉक्टर विभा जिन्होंने हमारे लिए ये टॉपिक बहुत ही इजी और अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में हमें समझाया। आई रिक्वेस्ट ऑल माय फ्रेंड्स कि अगर आपको इससे रिलेटेड या गायनेकोलॉजी से रिलेटेड कोई भी इशू हो, डॉक्टर विभा इज अवेलेबल फ्रॉम मंडे टू सैटरडे in the hospital from 10 to 4, and you can call up to the hospital number 014130900309 to get more details about topic related to gynecology. Thank you so much for joining us. Thank you.